मूल अधिकार आ चुके हैं यूपीएससी का सबसे फेवरेट पसंदीदा टॉपिक। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लगा करके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जहां पर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। इन्हें किन्हें कहा जाता है? भारतीय लोकतंत्र की आत्मा मूल अधिकारों को कहा जाता है। और ये नागरिकों को सरकार की शक्ति के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए मोदी जी आपके किसी भी कानून का किसी तरह हनन करते हैं, मतलब मौलिक अधिकार का, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप मोदी जी के खिलाफ भी, यानी कि आप देश के प्रमुख के यानी इतने बड़े के खिलाफ भी आप जा सकते हैं। इतनी बड़ा संरक्षण हमें मिलता है, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस इन अधिकारों की प्रेरणा अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से, यानी कि ये मूल अधिकार किस देश से हमने एडॉप्ट किए, कहाँ से इनकी अवधारणा जो है वह हमने ग्रहण की, प्रेरणा ली, तो ये अमेरिका से ली है। वहाँ पर भी अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स नाम से है उनका कानून, उसमें से मूल अधिकारी जो अधिकार हैं इनको लेकर के उच्चतम न्यायालय में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या लागू किया जा सकता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। अर्थात कोई भी नागरिक यदि इनका उल्लंघन होता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। मूल अधिकारों को न केवल मौलिक बल्कि जरूरी भी माना गया है, ताकि हर नागरिक का समग्र विकास और गरिमा सुनिश्चित की जा सके। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान में वर्णित 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? अब याद रखना, हमारा संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 है। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अभी 6 है, तो कौन सा एक कम हुआ? तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का जो अधिकार था वह हमारा अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 वह हटा दिया गया है संविधान में। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाया गया और इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहाँ जाकर के ढाल दिया गया? तो इसको ढाल दिया गया 300A में ढाल दिया है। याद रखिएगा, ये मैंने आपको एडिशनल फैक्ट समझा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है भैया, बाकी हम 6 की चर्चाएं कर लेते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार की बात अनुच्छेद 14 से लगा करके 18 तक की गई है, जिसमें कानून के समक्ष सभी को समानता मिली हुई है। सामाजिक भेदभाव का निषेध किया गया है। सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर दिए गए हैं। छुआछूत का उन्मूलन और उपाधियों का निषेध। अब आपको बताऊं मैं कि ये जो मैंने पूरे पढ़ के बताए हैं ये किस किस अनुच्छेद मिले हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 14, ये है भेदभाव वाला आर्टिकल 15, नियुक्ति वाला ये है आपका आर्टिकल 16, और इसके बाद छुआछूत आर्टिकल 17, इसके बाद में 18 में उपाधियों का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। याद रखिएगा इन चीज़ों को, एक एक फैक्ट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से लगा करके 22 तक। अब 19 से 22 में जाएंगे तो सबसे पहले बोलना सीखोगे। जब आप बोलना सीखोगे तो क्या करोगे? कोई आंदोलन करोगे, निवास स्थान पर जाओगे या संगठन बनाओगे, ये सारे काम करोगे। फिर उसके बाद आपको पता चला भैया मैंने तो आंदोलन किया, कुछ नहीं मिला, मैंने घर बना लिया, कुछ नहीं मिला, संगठन बनाया, कुछ लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में तो कोई है नहीं, मेरा अपने जीवन का तो कोई औचित्य बचा नहीं। तो फिर आपका आता है आर्टिकल 21, जहां आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात करता है, और गिरफ्तारी के विरुद्ध जो खिलाफ हमें सुरक्षा मिली हुई है 22 उसकी बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आपका शोषण कर रहा है तो 23 और 24 में, जैसे मानव तस्करी, जबरन आप पे कोई काम करवा रहा है किसी तरीके का वो, और छोटे बच्चों से बाल श्रम हो रहा है तो वो आपको आपके काम की मजदूरी प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो यह भी शोषण के विरुद्ध अधिकारों की श्रेणी में आएगा। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से लगा करके 28 तक इसका वर्णन किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का पालन, उसका प्रचार करना, आपको अपना धर्म का पालन करने की आज़ादी है।
आपको अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक खर्चों पर, अपने धर्म के जो अनुयायी है उनसे पैसे या फंड करके आप उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई संबंधी और साथ ही अपने धर्म संबंधी वहाँ शिक्षा दे सकते हैं, आपके अपने निजी में, और केवल अपने धर्म के अनुयायियों को, किसी और को नहीं। इसके बाद में आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे वे संस्कृति के आधार पर हो, किसी भी आधार पर अगर वो अल्पसंख्यक है तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ उनको शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का भी अधिकार दिया गया है। इसके बाद में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद कीजिए एनसीईआरटी 9th क्लास का 3rd पार्ट, कितने मजे से याद करवाया इसके ट्रिक के अंदाज से मैंने। जैसा कि मैंने आपको विदित करवाया था कि संवैधानिक उपचारों मतलब जब बीमार पड़ जाते हैं, बुखार तेज है तो क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। वैसे इन अधिकारों का अगर सरकार उल्लंघन करती है तो आपको बुखार आ जाता है, और बुखार आएगा तो पैरासीटामोल कहाँ से लाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, मेडिकल जाओगे ना, मेडिकल सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ गए, पैरासीटामोल मांगी, हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अंतर्गत अपील दायर करना है, और जाकर के आप बोलोगे हमारा ये उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आपको उपचार देगी। इसे मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है, आर्टिकल 232 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा का कौन सा अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को कहा है, अनुच्छेद 32 को। इसके तहत नागरिक, जो जितने भी भारतीय नागरिक है उनकी बात कर रहे हैं हम, नागरिक की रिट याचिका दायर कर सकता है, जिसमें हैबिस कार्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और साथ साथ सर्टियोरियारी, जो ये मतलब आपको यहाँ पर जारी करने का, जो 5 तरीके की रिटें जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय को भी है। और याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को एक अतिरिक्त और रहती है, और वह राज्य क्षेत्र विशेष होने के कारण। अगला प्रश्न लगाइए, अगला टॉपिक हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लगा करके 18 तक समानता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। यह अधिकार हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में फैले भेदभाव को समाप्त करना और सभी समाज के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी में न्यायपूर्ण रूप से समाज की स्थापना की जाए। अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष सभी को समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 केवल कानून के समक्ष समानता में एक ही सिद्धांत पर नहीं है, बल्कि 2 सिद्धांतों पर काम करता है। कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है, वहीं कानून के समक्ष सभी को समानता भी प्रदान करता है। एक तरफ प्रोटेक्शन देता है तो दूसरी तरफ इक्वालिटी की बात करता है अनुच्छेद 14। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। इसके दोनों मैंने पहले आपको बता दिए 2 मूल सिद्धांत कौन कौन से है, समान संरक्षण का सिद्धांत और कानून के समक्ष समानता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगला जो आपका टॉपिक है वह है, देखिए जरा, अनुच्छेद 15 जो कि भेदभाव का निषेध करता है। आपका कौन सा धर्म है, आपकी कौन सी जाति है, आपका क्या लिंग है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकार या कोई संगठन करता है तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन से 32 अनुच्छेद 32 के तहत दायर कर सकते हो, न्याय मांग सकते हो। इसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की भी मांग की गई है, अनुमति दी गई है। अगला है हमारा अनुच्छेद 16 जो कि आप सभी एग्जाम देने जा रहे हैं। किसकी? अरे भैया यूपीएससी दोगे, स्टेट पीएससी दोगे या जो भी अन्य एग्जाम दोगे,
तो वह कैसे दोगे? समान अवसर मिल रहा ना आपको रोजगार के, उनकी बात करें। सार्वजनिक मतलब पब्लिक वाला, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सभी को समान अवसर हैं, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी के समान अवसर दिए गए हैं। अनुच्छेद 16(4) में लिखा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ भेदभाव कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि पिछड़े हुए समाज है, जिनके साथ पहले शोषण हुआ है, उनको आपको प्राथमिकता देनी है। वही अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत की बात करता है तो ये गैर कानूनी है, अगर कर रहा है तो उसे दंडनीय बनाया गया है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। समाज में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का यह प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इसी अनुच्छेद से प्रेरित हुआ है, इसी अनुच्छेद से प्रेरित हुआ है। लगाइए अगला जो हमारा है वो अनुच्छेद 18, जो कि उपाधियों का अंत, छत्रपति, सम्राट और ऐसे जो जितने भी बड़े बड़े नाम थे, सारे नामों का आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। लॉर्ड वगैरह ऐसा आप नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन कुछ जो आपत्ति है, मतलब कुछ अपवाद है, वे उपाधियां जो कुछ धारण की जा सकती है, जैसे सेना के जो अधिकारी है उनको, जैसे ब्रिगेडियर, जो ऐसे कहते हैं ना हम कैप्टन, ये क्यों कहते हैं? ये सेना के हैं, उन्होंने अर्जित की है, वहाँ देना जरूरी है। साथ में आपने PhD धारण कर लिए तो डॉक्टर या डॉक्टरेट बन गए आप, वो वाला, या डॉक्टर काम है, इंजीनियर है, आपने कोई उपाधि धारण की, आप IAS बन गए, आपने उपाधि धारण की, अपने नाम के आगे IAS लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा के माध्यम से उपाधि धारण की, अपनी मेहनत से लाए हैं, तो ये धारण कर सकते हो। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान उपाधि में नहीं माने जाते हैं। आप ये नहीं लिख सकते अपने नाम का। कोई अगर आपको कहता है तो अच्छी बात, लेकिन आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सम्मान के लिए यह विशेष अधिकार नहीं है। क्लियर? अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अरे भैया जी, फ्रीडम चाहिए तो 6 तरह के फ्रीडम देता है हमारा संविधान। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की। अरे बोलो तो सही, बोलो, कमेंट में बोलो। वही बात, अपने विचारों को बोल करके प्रकट करना, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। आप कोई आंदोलन करना चाहते हो, कोई सरकार के समक्ष, मान लो कोई कानून वगैरह कुछ ऐसा काम आ गया कि वो सरकार ने आपके हित में नहीं किया, तो आप अगर उसका विरोध करना चाहते हो तो शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन करके वो आंदोलन भी कर सकते हो। संघ बनाने का अधिकार, कोई संगठन वगैरह बना के आप कार्य करना चाहते हो वो कर सकते हो। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार। अभी आप कहाँ हैं? दिल्ली में, इलाहाबाद में, भोपाल में, जयपुर में, इंदौर में, पटना में, जहाँ भी आप बड़ी बड़ी सिटी जहाँ आपके एजुकेशन सेंटर हैं वहाँ होंगे। लेकिन क्या आप प्रॉपर वहाँ से, बहुत सारे अपने गांव से आएंगे, पलायन किए वहाँ गए, तो आपको जाने आने का अधिकार है, आप कहीं भी जाकर गए रह भी सकते हैं, जाने आने का अधिकार है, साथ में आपको रहने का अधिकार भी है, आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ ही आप जहाँ गए, जिस भी सिटी में गए, आपको सिटी पसंद आ गई, उस सिटी में जाकर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप अपना व्यापार धंधा भी वहाँ पर कर सकते हैं। आपको अधिकार, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इन अधिकारों पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा, नैतिकता आदि के आधार पर। याद रखना, अगर आप वहाँ कर रहे हैं तो आपको राज्य के जो कानून है उनके नियमों का पालन करना होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको निकाला जा सकता है कानून के तहत। अगर आप कानून के दायरे में कुछ काम करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये बात तय होती है इसमें। अनुच्छेद 20 आपराधिक मामलों से सुरक्षा, अर्थात अगर आपको कोई एक केस फाइल हुआ और आपको यहाँ पर मतलब आपको अपराधी स्वरूप आपको पकड़ लिया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया, और उसके बाद आपको एक सजा मिल गई, उस सजा लेने के बाद आप क्या करोगे? दोबारा आपको उस केस को काटने के बाद, मतलब आपने सजा काट ली वगैरह हो गई और आपकी रिहाई हो रही है, और पुनः आपके ऊपर कोई वही केस वापस फाइल करता है, तो आपको अब दोबारा उस केस के अंतर्गत सजा नहीं मिलेगी। अपराध के बाद कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा, यानी कि जब अपराध हुआ उस समय का कानून लागू होगा, उससे पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला नहीं। उस समय जो लागू है, जो अपराध वाला है, उसी समय का कानून लागू होगा। खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा मारपीट करके पुलिस के द्वारा कि आप खुद कबूल करो, जैसे मूवी में होता है कि कमीने
ये वो, अगर आपको कहते हैं ना वहाँ पर, मतलब इस तरीके से वक्तव्य यूज करते हैं, बोल तुझे मारेंगे पीटेंगे इतना पुलिस वाले, और कहेंगे कि ये काम तूने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कबूल कर ये तूने ही किया है। ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बचाव के लिए उसको वकील दिया जाता है उल्टा। इसके बाद में अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह अधिकार अपने आप में एक संविधान को लेकर के बैठा है। इतना विस्तृत और फैला हुआ अधिकार है। जीवन यानी कि आपका अपना पर्सनल जीवन। इसको याद करने का जुगाड़ एनसीईआरटी क्लास में बताया हूँ, नहीं देखिए जा करके देखिए। फिर भी एक बार और बता देता हूँ, आप जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार की अगर बात करें तो आप किसी के साथ एक किस करते हो, किसके साथ करते हो, पहली बार एक किस कर रहे हो, तो अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे करोगे ना, तो एक किस यानी कि 21 हो गया, अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बिना कानून की प्रक्रिया के जीवन या स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है आपसे। आपको मरने की भी आज़ादी नहीं है, मरना चाहते हो वो, जीना चाहते हो, सब कुछ इसी में है। मेनका गांधी केस बनाम में विस्तार होते हुए चला है, उसके बाद से इस अनुच्छेद का विस्तार लगातार आगे बढ़े चला है, बढ़े जा रहा है। स्वच्छ जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार जिसको कहते हैं, जो 2017 में हमारे सामने उभर कर आता है, गोपनीयता का अधिकार। इसके बाद में अगर यहाँ कहें तो आपको अपना मनपसंद, ये को लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी बहुत पूछता है, मनपसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार। लारे लव मैरिज, यही तो देता आपको लव मैरिज का अधिकार, यहीं से तो आ रही है। ऐसे बहुत सारे आपको अपना ये स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, यानी कि आपको अपना जो डॉक्टर है यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार जो दिया गया स्वास्थ्य वाला, वह भी इसी में आएगा। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 21A, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और ये बात मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। याद रखना, इसको 2002 में तो जोड़ा, लेकिन इसके साथ और भी बदलाव हुए 86वें संविधान संशोधन। इसमें संशोधन होते हुए इसने 21A तो जोड़ा, साथ में अनुच्छेद एक और जो कि 45 है, उसकी भाषा को परिवर्तित किया। 6 से 14 वर्ष लिखा था वहाँ, तो ये मूल अधिकार बन गया, तो वहाँ 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी बात कर दी गई। इसके बाद में आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मूल कर्तव्य उसमें भी संशोधन किया और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। ये सारे के सारे आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। याद रखना अनुच्छेद 22 में कहा गिरफ्तारी और नजरबंदी में सुरक्षा। गिरफ्तार अगर किसी को किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। साथ ही वकील की सहायता का अधिकार दिया गया। रोकथाम जो नजरबंदी है उसकी बात कर रहा है की भी अनुमति दी गई है। रोकथामात्मक नजरबंदी, 90 दिन के से अधिक हिरासत केवल न्यायिक आदेश है। याद रखना, अगर 90 दिन तक उसको हिरासत में लिया जाता है तो वहां पर जो न्यायालय द्वारा, न्यायिक मतलब कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा कि आपको इतने दिन के लिए इसको हिरासत में लाना है, इससे पूछताछ करना है। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए जरा, अनुच्छेद 23 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। दास्ता और शोषण, भारत में दास्ता प्रथा का पर प्रतिबंध लगा हुआ है और मानव शोषण को अपराध माना जाता है। श्रमिकों का शोषण, शोषणकारी श्रम जैसे मानव तस्करी, बाल श्रम आदि से बचाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शोषणकारी श्रम में मजबूर करना अपराध है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि वहीं इसमें कहा गया कि 6 से लगा करके 14 वर्ष की बात है। अगर इसके बीच में बच्चे को आप कारखाने,
खदानों या खतरनाक कार्यों में अगर काम पर लगाते हैं तो यह अपराध माना जाएगा। इसीलिए सरकार ने अलग अलग समय पर कानून भी बनाए हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान महत्वपूर्ण है ताकि उनकी शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित किया जा सके। धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। धर्म, आपका कौन सा धर्म है उसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का आपको देता है। आप अपने धर्म में, अपने धर्म की जो भी अनुयायी, जो भी पूजा पाठ वगैरह है वो कर सकते हैं, इसकी छूट आपको है। यह हर नागरिक को धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन होगा। साथ ही व्यक्ति को अपने धार्मिक मान्यताओं का भी पालन करने, धार्मिक अनुष्ठान करने और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। प्रत्येक धर्म समुदाय को अपनी धार्मिक गतिविधियों को आयोजित करने और प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। धार्मिक संस्थानों को धार्मिक आस्थाओं के आधार पर अपना प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। याद रखिएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 धर्म पर आधारित करों का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति या संस्था से धर्म से संबंधित कोई भी कर लेने का प्रावधान नहीं है। धर्म के आधार पर कर की वसूली संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक शिक्षा पर भारत के सरकारी या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा का अधिकार नहीं दी जा सकती है, जब तक कि स्वतंत्र रूप से या स्वेच्छा से ना हो सके, ये बोला गया है। इसका उद्देश्य किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने से बचाना है। यहाँ पर धार्मिक तटस्थता को बनाए रखना है। यानी कि आज हमारे देश में अगर ये देखें तो स्कूलों में क्या हिंदुत्व, मुस्लिम, ईसाई इनकी शिक्षा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार को धार्मिक विश्वासों का पालन करने और आस्थाओं का प्रचार करने, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों में पूजा करने का अधिकार प्रदान तो करता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि धार्मिक आस्थाओं के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर होता है तो मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरी बात, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, इसकी वजह से दूसरे के धर्म को आप नीचा नहीं दिखाओगे, आप उसी में रह करके काम करोगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 29 जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार की बात करता है, इसमें संस्कृति और भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी भी नागरिक को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान है। राज्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय को अपनी सांस्कृतिक पहचान और प्रथा के पालन से नहीं रोक सकता है। यह अधिकार संस्कृति और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बनाए रखने और सामाजिक रूप से बराबरी पाने में मदद करता है। अनुच्छेद 29 संस्कृति और शैक्षिक संस्थाओं का अधिकार। संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति को और शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार प्राप्त है। राज्य इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, बशर्ते यह सार्वजनिक आदेश और नैतिकता से मेल खाता हो। संस्कृति पहचान बनाए रखने का अधिकार। अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, धर्म और शिक्षा के प्रसार के लिए संस्थान स्थापित करने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 51A जो कि F है, हमारी संस्कृति संबंधी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसकी भी बात कर रहा है। नागरिकों को अपनी संस्कृति के प्रति कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह भारतीय संस्कृति के समृद्ध इतिहास और विविधता का सम्मान करने का एक पहलू है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने, साथ ही साथ शैक्षिक अवसरों को में सम्मान गारंटी प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संस्कृति और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, उनका हनन नहीं किया जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पैरासीटामोल की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि यह अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों को
संरक्षण प्रदान करता है, का अधिकार देता है। यदि किसी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता दिखाई देता है तो वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और साथ ही हाई कोर्ट HC हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यह अधिकार संवैधानिक उपचारों के रूप में कई प्रकार की याचिकाओं को स्वीकार करने की अनुमति देता है, जैसे हेबियस कार्पस। जब किसी, ये रीट है जिसको कहते हैं 5 प्रकार की रीट है, उनमें हेबियस कार्पस, जब किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, मतलब आपको केस फाइल किया लेकिन वो वैध नहीं है, अवैध है, कोई FIR नहीं है, तो आप यह दायर कर सकते हो। मेंडमस, किसी भी अधिकारी या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्यों का निभाने का आदेश दे सकते हो। कोई अगर कानूनी रूप से आपके साथ नहीं है, आपके कानूनी रूप से मदद नहीं कर रहा अधिकारी, आप जा करके उनके ऊपर मेंडमस लगवा सकते हो। प्रोबेशन, किसी भी अदालत या अधिकारी को उसकी अधिकार सीमा से बाहर काम करने के लिए रोकने का अधिकार है। क्यू वारंटो बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपनी आधिकारिक स्थिति या पद का अवैध रूप से कब्जा करता है या गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर क्यू वारंटो लगाया जाता है। सर्टोरारी, यानी कि अगर इसकी बात करें हम तो उत्प्रेषण कहते हैं इसको। उच्च न्यायालय से निचले जो अदालत है के आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। अगला है हमारा अनुच्छेद 226। अब बात आई है रेटों की, तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक उपचार कौन कौन सा है? 226 में, 32 में सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर 226 में हाई कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय भी सभी नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकार न केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले मामलों तक सीमित है, बल्कि किसी भी कानूनी उल्लंघन को भी न्यायालय के समक्ष लाने का अवसर प्रदान करता है। और यही उच्चतम न्यायालय को जो शक्ति है रिट जारी करने की, वह 5 की बजाय 6 हो जाती है। वह यही है कि उनको कानूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करने का है, क्योंकि उनका राज्य का भी कानून होता है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार वह विभिन्न प्रकार के आदेश और दिशा निर्देश जारी करने का है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और उल्लंघन होने पर त्वरित न्याय की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह अधिकार न्यायपालिका को प्राधिकृत करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करता है, न्यायपालिका को सर्वोच्च दिखाता है। न्यायपालिका प्रमुख है यहाँ, ताकि नागरिकों के अधिकारों का क्या किया जा सके, संरक्षण प्रदान किया जा सके, उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। सरकार या अधिकारी उनका मिसयूज ना करे, उनका गलत तरीके से उनके ऊपर दबाव ना बनाए।